Bismillahirrahmanirrahim. Question number 96. The series summation n from 0 to infinity n raised to power iota divided by 2 iota raised to power n is option A conditionally convergent, option B absolutely convergent, option C divergent, option D none of these. आप जानते हैं कि एक सीक्वेंस की टर्म्स का जो सम होता है उसे हम सीरीज कहते हैं। अगर सीरीज फाइनाइट हो तो वो सम इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर सीरीज इनफाइनाइट हो तो फिर खदशा रहता है कि हो सकता है कि इसका सम इन्फिनिटी हो जाए या इसका सम ना फाइंड किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं द सम विल बी इन्फिनिटी। इस सूरत में आप कहेंगे कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सीरीज -1 रेज टू पावर n की, जो कि -1 +1 -1 +1 अल्टरनेट चलती जाएगी। इसका सम अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे तो +1 -1 कैंसिल होता जाएगा, तो उसके पेयर बन जाएंगे और वो सारी टर्म्स कैंसिल होकर आपको जीरो देंगी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आड लेके करें तो फिर आपके पास पेयरिंग नहीं बनेगी, आपके पास -1 रह जाएगा। तो उस सूरत में आपका सम -1 होगा। लिहाजा ऐसे सूरत हाल में भी आप कहते हैं कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसका सम यूनिक होना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसी इनफाइनाइट सीरीज भी हैं जिनका सम कैलकुलेट किया गया है और वो कन्वर्जेंट है। मिसाल के तौर पे समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल, इसका सम कैलकुलेट किया गया है और ये कन्वर्जेंट है। इस तरह करके ये इनफाइनाइट सीरीज दो तरह की होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट के अंदर फिर दो टाइप्स हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक सीरीज है, आप उसका मॉड्यूलस लेते हैं तमाम टर्म्स का, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा आपके पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर की सीरीज आ जाएगी। अगर ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर की जो सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो जो ओरिजिनल सीरीज है आप कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, जबकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट ना हो। मिसाल के तौर पे -1 रेज़ टू पावर n ओवर n, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसे हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से प्रूव किया था कि ये कन्वर्जेंट है। जबकि अगर इसकी एब्सोल्यूट सीरीज ली जाए तो वो 1 ओवर n बन जाएगी। 1 ओवर n ये हार्मोनिक सीरीज है और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। इसे पी सीरीज टेस्ट की मदद से भी प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि पावर अगर आपकी 1 हो या उससे कम हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए कन्वर्जेंट सीरीज मे नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो उसे हम नाम देते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट था कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज का। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। ये सीरीज पावर सीरीज है। पावर सीरीज के लिए आमतौर पे हम रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट यूज करते हैं। रूट टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट करें समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। ए एन मॉड ले लेंगे, उसका आप nth रूट लेंगे 1 ओवर n और आप ये लिमिट फाइंड कर लेंगे। फर्ज करें इसकी लिमिट l है। अब तीन केसेस बन जाएंगे आपके पास। इफ l इज लेस देन 1 द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ l is greater than 1 the given series is divergent, but if l is equal to 1 then this test fails. This test gives no information and you need some further investigation of this series. ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, आपको फर्दर कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। हमारी सीरीज है n रेज टू पावर आयोटा ओवर 2 आयोटा रेज टू पावर n। ए एन इज इक्वल टू n रेज टू पावर आयोटा ओवर 2 आयोटा रेज टू पावर n। आप 1 ओवर n ले लें, ए एन मॉड 1 ओवर n इज इक्वल टू रेज टू पावर 1 ओवर n। ये बन जाएगा n रेज टू पावर आयोटा बाय n डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब आप अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो आयोटा का मॉडुलस, आयोटा क्या होता है हमारे पास? आयोटा हमारे पास 0,1 यानी 0 + 0 आयोटा। 0 1 का जब आप मॉड लेंगे 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट वो 1 हो जाएगा।
सो अयोटा मॉड इज 1, अयोटा खत्म हो जाएगा, तो n रेज टू पावर अयोटा बाय n ओवर 2 रह जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n रेज टू पावर 1 ओवर n और n रेज टू पावर अयोटा बाय n। ये वेल नोन लिमिट है, इसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू n रेज टू पावर अयोटा बाय n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू अयोटा बाय n स्टार्ट में आ जाएगा log n, log y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये अयोटा आपका साइड पे आ जाएगा log n बाय n। अब ये log n बाय n इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, दूसरा ये log n भी रियल नंबर है, n भी इस वक्त रियल नंबर है, अयोटा आपने साइड पे कर लिया, लिहाजा आप लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप जब लोपिटल रूल लगाते हैं तो वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अब आप लोपिटल रूल अप्लाई करें, log n का डेरिवेटिव 1 ओवर n डिवाइडेड बाय n का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज अयोटा बाय n, और जब आप n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाएंगे इट विल बी 0। सो log y is equal to 0, this implies that y is equal to e raised to power 0 and this is 1, so the limit is 1। यहाँ पे आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n mod raised to power 1 over n, this is equal to 1 over 2 and 1 over 2 is less than 1, so the limit is less than 1 means the given series is convergent। और ये क्योंकि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, लिहाजा दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट तो होती है, लेकिन ना तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है ना वो डाइवर्जेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 97, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ साइन हाइपरबोलिक z इज इंफिनिटी, 0, 1, 2। ये दोबारा से आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। साइन हाइपरबोलिक z ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इसका आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए आप इसे पावर सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देख लें कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो बड़ी से बड़ी डिस्क का रेडियस होता है जिसके अंदर वो सीरीज कन्वर्जेंट रहे। ये रेडियस नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है या ये इंफिनिटी होता है। और जब ये पॉजिटिव होता है तो फिर इससे बनने वाली जो डिस्क है उसके अंदर अगर आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेट लें तो आपकी जो पावर सीरीज है, आपका ये जो फंक्शन है, ये उस पे एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहती है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का एक मेथड है हमारे पास रेशियो टेस्ट की मदद से। R इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर an प्लस 1 मॉड। साइन हाइपरबोलिक z की पावर सीरीज हमारे पास है z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस z7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये 8 पावर्स आती हैं। इसे आप लिख सकते समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब an बन जाएगा z रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और an प्लस 1 बन जाएगा z रेज टू पावर 2n प्लस 3 ओवर 2n प्लस 3 फैक्टोरियल। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का एक तरीका हमारे पास रेशियो टेस्ट की मदद से है। R इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर an प्लस 1 मॉड। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी z रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 2n प्लस 3 ओवर 2n प्लस 3 फैक्टोरियल। This is equal to z raised to power 2n plus 1 over 2n plus 1 factorial into 2n plus 3 factorial को आप लिख सकते हैं 2n plus 3, 2n plus 2, 2n plus 1 factorial over z square into z raised to power 2n plus 1। अब z raised to power 2n plus 1 कैंसिल हो जाएगी, 2n plus 1 factorial कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2n plus 1, 2n plus 2 divided by z square। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये आपके पास इंफिनिटी हो जाएगा। दिस गिव्स r इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इंफिनिटी, और ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज r इज इक्वल टू इंफिनिटी, रेडियस इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 98, 4 married couples have bought 8 seats in a concert. In how many different ways can they be seated if each couple is to sit together? Option A 24, option B 96, option C 384, option D none of these। क्वेश्चन है डिफरेंट अरेंजमेंट्स का। अरेंजमेंट्स को परम्यूटेशंस कहते हैं, लिहाजा ये क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स में
परमुटेशन के टॉपिक से। दो इसमें रूल यूज होंगे। सबसे पहला सिंपल केस आप जानते हैं, इफ वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड ऑल एट ए टाइम, तो इसमें नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन बनती है हमारे पास n फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पे अगर इस स्टेटमेंट में कंडीशन ना होती और जस्ट ये कहा जाता कि 8 लोग हैं, 8 सीटें हैं, तो उनकी कितने वेज से बिठाया जा सकता है, तो आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि 4 कपल हैं, उन्होंने साथ साथ बैठना है, लिहाजा अब ये आपके पास 8 नहीं रहेंगे, ये फिक्स होके ये 2-2 के यूनिट बन जाएंगे, तो ये टोटल 4 यूनिट आपके पास बन जाएंगे। अब आप इन 4 यूनिट्स को ज़हन में रखते हुए देखें, तो आप देखें 4 यूनिट हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो आपके पास टोटल वेज कितने हैं इनको अरेंज करने के? 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। एक बात होगी। अब दूसरी बात ये देखें कि अब इन 24 में से हर वे में अंदर मजीद फिर 2 वेज हैं। जैसे ये 1 और 2, ये जो कपल है, ये 1 और 2 की सूरत में भी बैठ सकता है और 2 1 की सूरत में भी बैठ सकता है। इसी तरह सेकंड कपल 3 4 की सूरत में भी बैठ सकता है, 4 3 की सूरत में बैठ सकता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ कपल भी बैठ सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर ए यूनिट की परमुटेशन n1 हो और बी यूनिट की परमुटेशन n2 हो, तो टोटल परमुटेशन बन जाती है n1 इंटू n2। लिहाजा ऊपर वाले जो 24 केसेस हैं, उनमें से कोई एक केस भी जब आप फिक्स करेंगे, तो उसके अंदर फिर आपके पास जो टोटल वेज होंगे वो ये होंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक, क्योंकि ये चारों यूनिट के अंदर इनकी परमुटेशन 2 2 2 2 है। लिहाजा ये बन जाए, ये अब ये एक केस के लिए है। आपके पास टोटल केसेस 24 है, लिहाजा इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 384। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 384। Question number 99. A coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting 2 tails and 1 head is option A 1 by 9, option B 2 by 9, option C 4 by 9, option D none of these. क्वेश्चन है, कॉइन फेयर नहीं है। फेयर कॉइन क्या होता है? फेयर कॉइन ये होता है जब आप उसको टॉस करते हैं तो आपके पास हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, 1/2 1/2। लेकिन अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी सेम ना हो, जैसा कि देखिए इसमें ये कहा गया है कि ए हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज अ टेल, कि हेड के 2 गुना चांसेस हैं कि वो अपीयर हो। इसका मतलब है कि ये फेयर कॉइन नहीं, ये बाइस्ड कॉइन कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर 3 मरतबा टास्क किया जाए तो 2 हेड, तो 2 टेल और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप इसका सोल्यूशन देखें। गिवन कंडीशन के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन आप जानते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1। इसे आप वैल्यू पुट कर दें तो ये 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/3। एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3, then probability of head is 2/3, using the value in probability of h is equal to 2 टाइम probability of tail। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब आप सैंपल स्पेस देख लें। एक कॉइन से 3 बार टास्क करें या 3 कॉइन एक साथ टास्क करें, दोनों सूरतों में सैंपल स्पेस सेम होती है। अब आप सैंपल स्पेस देख लें इसकी। ऑप्शन 1 है हेड, तीनों हेड। ऑप्शन 2 में एच पे आप, ऑप्शन 2 में एन पे आप टेल कर दें। ऑप्शन 3 में आप टेल हेड कर दें। ऑप्शन 4 में आप दोनों टेल कर दें। अब ये 4 ऑप्शन हो गए। अब 4 ही ऑप्शन टेल के साथ बन जाएंगे, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये 8 आपके पास सैंपल स्पेस में ऑप्शन मौजूद है। अब आपका इवेंट क्या कहता है? 2 टेल एंड 1 हेड। वो किस सूरत में हो सकता है? E इज इक्वल टू हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। दीज आर 3। अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता फेयर काइंड का, तो आंसर वाज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज 3, तो आंसर वुड बी 3/8।
लेकिन अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की 1/2 यानी इक्वल नहीं है, तो इसलिए अब इसका आंसर देखें कैसे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल, आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल, आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड। अब आप देखें हम किसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास इवेंट 3 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड। अब मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/3, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। इसी तरह आगे फिर इसी तरह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/3, हेड 2/3, टेल 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/3। इसे आप सॉल्व कर लें। ये 2/27 है, ये 2/27 है, ये भी 2/27 है, तो ये बन जाएगा 6/27। सो दिस इज इक्वल टू 2/9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2/9। Question number 100. If x represents the outcome when a die is tossed, then the expected value of x is 1/2, 5/2, 7/2, 3/2। आपने x की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे आप मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। जब आप एक डाई को आप टॉस करते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं? 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 एंड 6 डॉट्स। ये आपके पास 6 ऑप्शन बन गए। ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए। अब हर केस में आप इनकी प्रोबेबिलिटी देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये 6 एलिमेंट्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, 1/6, 1/6। अच्छा, अब आपने मीन फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला ये होगा, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to 6 एक्स पी एक्स। क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट केस में आप इसके लिए समेशन यूज करते हैं। कंटिन्यूअस केस होता तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। समेशन आई फ्रॉम 1 to 6 एक्स पी एक्स, ये बन जाएगा 1p1 प्लस 2p2 प्लस 3p3 प्लस 4p4 प्लस 5p5 प्लस 6p6। दिस इज इक्वल टू 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6 and 6 into 1/6। 1/6 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। आप इनका सम फाइंड कर लें तो दिस विल बी 21/6। सो द आंसर विल बी 7/2। So correct option is C, 7/2।